और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गुजरात अधिवेशन में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीतेगी। सुनाते हैं। अमित जी, सबसे पहला सवाल, हम लोग गुजरात में हैं, चुनावी माहौल गर्म है। गुजरात आपकी जन्मभूमि भी रही है, आपकी कर्मभूमि भी रही है। पहला सवाल बहुत सीधा और सरल है, कितनी सीट देते हैं गुजरात में आप भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, सीटों का आकलन करने के लिए तो बहुत जल्दबाजी होगी, मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, दीपावली के समय से लगभग मेरा गुजरात में आज 16वां दिन है। इतना निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक सीट और सर्वाधिक मत प्राप्त कर विजयी बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर हम सरकार बनाएंगे। उधर बेरोजगारी पर सरकार की बैठक बुलाई गई है। सीएम ने आपात मीटिंग बुलाई है। दोपहर 3 बजे से मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। बैठक में बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सीएमओ में ये अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। बेरोजगारों का प्रतिनिधि मंडल भी इस बैठक में शामिल होगा। भर्ती एजेंसियों के अधिकारी और सीएमओ के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपात मीटिंग बुलाई है बेरोजगारी को लेकर। इस बैठक को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। बेरोजगार प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही सीएमओ के कई अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जयपुर से सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, बेरोजगारी को लेकर अहम बैठक, आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बैठक जो है, उनके निर्देश पर ये बैठक जो है वो सीएमओ दफ्तर में होगी और दोपहर 3 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। इस बैठक में जो है सीएम के जो सचिव हैं, प्रमुख सचिव और तमाम जो आला अधिकारी हैं सीएमओ के, जो कि मॉनिटरिंग करते हैं बेरोजगारों से जुड़े मसलों की, वो मौजूद रहेंगे। उनके अलावा जो भर्ती एजेंसीज हैं, उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ ही इस बैठक के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आखिरकार जो बेरोजगारों के मसले हैं, उस मसलों पर जो तय टाइमलाइन दी गई थी, जो बजट घोषणा की गई थी, उन पर काम कितना हुआ है, उसका फीडबैक जो है वो सीएमओ की ओर से लिया जाएगा और पूरे फीडबैक को से रूबरू कराया जाएगा बेरोजगारों को। क्योंकि बेरोजगार बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है, जिसको लेकर के उन्होंने गुजरात की यात्रा की। गुजरात में 38 दिन तक उन्होंने सत्याग्रह किया। जो बेरोजगार महासंघ के, एकीकृत महासंघ के जो उपेंद्र यादव है, उनका भी यही कहना है कि उनकी मांगों पर अगर सरकार विचार नहीं करती है तो उन्हें मजबूर होकर के आंदोलन की राह जो है वो पकड़नी पड़ रही है। तो ऐसे में सरकार का क्या रुख रहता है, सरकार के रुख से कितना संतुष्ट नजर आते हैं बेरोजगार, ये देखने वाली बात होगी। बेरोजगारों को जो है 2:30 बजे बुला लिया गया है और 3 बजे ये बैठक जो है तय समय पर शुरू करने की बात जो है वो की जा रही है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे जो बैठक है उसका फीडबैक जो है वो सौंपा जाएगा। उसके बाद में, बैठक के बाद में क्या नतीजा रहता है बेरोजगार, बिल्कुल लवली, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा कि बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन लवली, जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं ये बैठक काफी अहम है और हो सकता है इस बैठक के बाद राहत भी मिले बेरोजगारों को। बिल्कुल, नई भर्तियों का ऐलान कल ही मुख्यमंत्री ने किया था। कल न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमसे कहा था कि 1 लाख और नई भर्तियों की बात जो है वो कह रहे हैं। यानी कि नए बजट, नया जो बजट आने वाला है वो पूरी तरह से युवाओं का बजट होगा और बजट के अंदर युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ है कि किसी भी सूरत में बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और बेरोजगारों को अगर रोजगार मिलता है तो जाहिर तौर पर सरकार की वाहवाही होती है। और राजस्थान के अंदर जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें बड़ा वोटिंग प्रतिशत जो है वो बिल्कुल लवली, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते आ रहे हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो युवाओं पर फोकस्ड रहेगा और देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन बाद राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का रूट तैयार नहीं कर पाई है। भारत जोड़ो यात्रा के रूट को लेकर चल रहे आंतरिक खींचतान को लेकर हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा से खास बातचीत की। चलिए सुनाते हैं। महीने भारत जोड़ो यात्रा दौसा आने वाली है और उसकी कांग्रेसी तैयारी कर रहे हैं। सर, अब तक के शेड्यूल की बात करें, क्या किस तरह की तैयारी है और क्या रहेगा? अभी तक जो ऊपर से डायरेक्शन है तो उसमें दौसा जिले में होकर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकालेंगे और करीब 4 रोज तक हमारे दौसा जिले के अंदर भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। तो बड़ा जोश है गांव के लोगों में, सब लोगों में। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद में इतनी लंबी यात्रा शायद ही कभी निकली हो। तो जिस तरह से राहुल गांधी जी इस यात्रा से बिल्कुल ग्रामीण परिवेश की जानकारी, गरीबों की जानकारी, किसानों की जानकारी, मजदूरों की जानकारी, शहरों की जानकारी और पूरे देश की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो लोगों में एक उत्साह है ज़बरदस्त। और हमारे दौसा में भी उत्साह है, पूरे राजस्थान में उत्साह है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की यहाँ रैली रहेगी। सर, जयपुर से कोशिश की जा रही है कि भाई जयपुर में होकर ये यात्रा निकले, क्या कारण है कि ये विरोध कैसा पैदा हुआ? पहले दौसा से निकल रही थी, अब अधिक संभावना जयपुर से होकर निकाल रहे हैं, क्या? मेरे हिसाब से कोई जयपुर की संभावना है नहीं, पता नहीं आप खासी बात निकाल के लाए। हम 200 होकर निकलेगी, नहीं हम तैयारी करेंगे। सर, कल परसों जो यहाँ दिल्ली से जो AICC से मेंबर आए थे, उनका इस कहना था कि जयपुर से होकर निकालने की संभावना है और आपको भी पता है इस बारे में, फिर भी आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्या कांग्रेस का सरकार को 4 साल हो रहे, तो शायद ऐसी बातें चल रही थी कुछ, तो उसका प्रोग्राम जयपुर में रखा जाए। मैं नहीं समझता कि यात्रा का रूट चेंज होगा, क्योंकि यात्रा तो झालावाड़ से एंटर करेगी और झालावाड़ से कोटा से सवाई माधोपुर, बूंदी, दौसा होती है, अलवर होती है, हरियाणा गुजरेगी। कहीं पायलट और गहलोत के चक्कर में कहीं रूट चेंज होने की संभावना? ये सब बेकार की बात है। आप लोग मीडिया वाले बनाते रहते हैं उस बात को और कुछ बीजेपी वाले हौला करते रहते हैं। मैं समझता हूँ पूरी राजस्थान में होगी ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी की निकलेगी। सब लोगों में जोश है, सब में करंट है, सब इंतजार कर रहे हैं यात्रा का। क्योंकि ये सचिन पायलट का गढ़ है, इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि गहलोत साहब का इधर कम है और उधर पायलट साहब का इधर ज्यादा है। ऐसा कम ज्यादा भी यहाँ काउंटिंग में सचिन पायलट जी टोंक से MP रहे हैं, अजमेर से मंत्री रहे हैं, MP रहे हैं, दौसा से पूरा परिवार शुरू से राजनीति करता रहा है। तो ये सब कयास है। यात्रा निश्चित सफल होगी, जहाँ कहीं से भी निकलो। मैं समझता हूँ 200 होके ही निकलेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। राजस्थान के NCR में शामिल अलवर जिले की सड़कें हर दिन खून से लाल हो रही हैं। अलवर की सड़क दुर्घटना में मौत का आंकड़ा डराने वाला है। अलवर में सड़क दुर्घटना में मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मुहिम शुरू की है, जिससे लोगों से अपील की जा रही है कि यातायात नियमों की पालना करें और खुद के जीवन को बचाएं और अपने परिवार की जिंदगी संवारें। अलवर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो यहाँ 15,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं। भिवाड़ी से लेकर नीमराना, बहरोड और अलवर का MIA प्रमुख औद्योगिक इलाके हैं। इससे यहाँ की सड़कों पर दिन भर वाहन बेतरतीब तरीके से चलते हैं। इसके साथ ही जयपुर और दिल्ली के बीच में होने के कारण यहाँ की सड़कों पर वाहनों का दबाव अधिक है, जिससे हर साल 600 से अधिक लोगों की मौत होती है। इनमें ज्यादातर मौत की वजह बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पाया गया है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अलवर जिले में साल 2019 में 852 सड़क हादसों में 359 लोगों की जान गई तथा 637 लोग घायल हुए। इसी प्रकार साल 2020 में 711 सड़क हादसों में 285 लोगों की जान गई और 520 घायल हुए। तो वहीं 2021 में अलवर जिले में 744 सड़क दुर्घटनाओं में 314 लोगों की मौत हुई और 571 घायल हुए। तो साल 2022 में जिले में सितंबर तक 453 सड़क हादसों में 261 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा ही हाल भिवाड़ी का भी है। ये काफी चिंताजनक विषय है। जिले का शायद ही कोई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हो जहां एक्सीडेंट ना हुआ हो। हर इंसान अगर यातायात नियमों का पालन करेगा और अगर उनके बारे में जानकारी रखेगा तो ये आंकड़ा अपना बढ़ सकता है। पिछले साल अगर अपन अलवर जिले की बात करें तो तकरीबन 744 सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें से अगर देखा जाए 344 लोगों की मौत हो गई है। और उसका कारण यही है कि या तो किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा हैजेंडरी के कारण, या फिर अगर देखा जाए तो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। सामने आई दुर्घटनाओं में कहीं लापरवाही तो कहीं तेज स्पीड के कारण एक्सीडेंट हुआ है।
लेकिन इन हादसों में जो एक बात समान थी वो कि ज्यादातर हादसों में जान गंवाने वाले या घायल होने वालों ने ना तो सीट बेल्ट लगाया हुआ था और ना ही हेलमेट पहना था। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से यातायात नियमों की पालना करने के लिए बार बार अभियान चलाए जाते हैं और जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग जुर्माने से बचने के लिए अलग अलग तरीके के बहाने बनाते दिखाई देते हैं। सर जल्दबाजी, बस गलती हो गई, बस इतना कहूँगा मैं तो। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी सर, गलती हो गई बस। अब मैं कुछ बहाने मारूं तो गलत बात है, गलती हो गई बस। यातायात पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब लोगों के चालान करने के लिए पकड़ते हैं तो वे अलग अलग तरीके के बहाने बनाकर जुर्माने से बचने की कोशिश करते हैं और खुद की जिंदगी को खतरे में डालते रहते हैं। तकरीबन ग्रामीण लोग आते हो तो कैसे हम तो जानते नहीं थे, अभी गांव में अभी आए हैं, अलवर सिटी में था, गांव में नहीं पूछा, फिर भी हम उनको समझाइश करते हैं अपने गांव से चाहिए। और शहर के सर अब तो मेरे हिसाब से लगाने लगे, लेकिन इमरजेंसी का देते हैं, बीमार है जल्दी में आ गया, ऐसा बहाना करके निकलने की कोशिश। बहुत पीछे सवारी बैठी है उसको बीमार कर लेते हैं, पीछे बीमार है इसको जल्दी दिखाना है हॉस्पिटल, ऐसे बहाने बनते हैं। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि हम कितनी भी सख्ती कर लें, लेकिन हादसों पर नियंत्रण तभी हो पाएगा जब लोग इसके प्रति जागरूक और सजग होंगे। लगातार सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है, इसके बावजूद लोग यातायात नियमों की पालना नहीं करते हैं। पुलिस की ओर से सख्ती भी बढ़ रही है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर के बाहर निकलें तो हेलमेट लगा करके निकलें और साथ ही 4 व्हीलर चालक भी सीट बेल्ट का जरूर इस्तेमाल करें। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। जितनी जो हेलमेट हैं उनका प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और भी जो यातायात के नियम बने हुए हैं जैसे अपनी स्पीड में चलना और जो भी नियम हैं उनकी पालना करें, ताकि अपना और अपने परिवार को सुरक्षा की जा सके। लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने अपील की है कि लोग अपने यातायात के नियमों की पालना करें और खुद को और दूसरों की जान से खिलवाड़ न करें। विधायक ने न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम सीट बेल्ट लगाइए सुरक्षित घर आइए से जुड़ते हुए लोगों से अपील की कि लोग यातायात नियमों की पालना करें और हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। न्यूज़ 18 राजस्थान के द्वारा मुहिम शुरू की गई है कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित घर जाएं। इस तरीके से मुहिम करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से जाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं और जब 4 व्हील व्हीकल जब चलाते हैं तो अपनी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कोई हादसे होते हैं जिनमें 80% से अधिक लोगों की जो मौत है वो हेड इंजरी की वजह से होती है। तो न्यूज़ 18 राजस्थान लोगों से अपील करता है कि लोग घरों से जब निकले तो हेलमेट जरूर लगाएं। इसके लिए कोई बहाने नहीं बनाए कि मैं इस वजह से हेलमेट नहीं लगा पाया। अलवर से मैं राजेंद्र शर्मा। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। जालोर से ये बड़ी खबर है, इंद्र मेघवाल मौत मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। धारा 302 में शिक्षक को दोषी माना गया है। कुछ तथ्यों पर अभी भी जांच अटकी हुई है। जांच के लिए और समय मांगा गया है। स्कूल में मटकी से पानी पीने पर शिक्षक की पिटाई की गई थी। पिटाई से इंद्र मेघवाल की मौत हो गई थी। पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इंद्र मेघवाल मौत मामले को लेकर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। धारा 302 में शिक्षक को दोषी माना गया है। कुछ तथ्यों पर अभी भी जांच अटकी हुई है, जिसके लिए और समय मांगा गया है। सहयोगी श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। श्याम, आज चार्जशीट पेश कर दी गई है, क्या कुछ बात है इसमें? बहुचर्चित जो मामला था जालोर जिले का, जो इंद्र मेघवाल मौत मामला, जिसमें शिक्षक के द्वारा मटकी से पानी पीने को लेकर जिस तरीके से शिक्षक की पिटाई को लेकर जो आरोप लगे थे, उन तमाम चीजों को लेकर जो एसआईटी टीम थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन्होंने कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। चालान में जिस तरीके से बताया गया कि धारा 302 के तहत जो शिक्षक था उसे दोषी माना गया। कुछ तथ्य अभी भी पेंडिंग है, उन समय उस चीजों को लेकर अभी भी कोर्ट से समय मांगा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। पूरी जो जांच पड़ताल है वो एसआईटी की एक टीम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो पूरा प्रकरण उपजा था, छात्र की मौत और उसके बाद में पूरा हाईलाइट मामला था, उसको लेकर 90 दिन के अंदर ये जो चार्जशीट पेश करनी होती है, ये आज जो कोर्ट में पेश कर दी गई है। तमाम चीजों पर अभी तक हालांकि सारी चीजें स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन तमाम जो जानकारी है उसमें 302 के तहत जो शिक्षक को दोषी माना गया है। जी, दोषी मान लिया गया है। और श्याम, ये भी बताया जा रहा है कुछ और समय की भी मांग की गई है। अगली सुनवाई कब होगी मामले पर?
देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जानकारी में आया कि जो ये चार्जशीट है ये कोर्ट में पेश की गई, आगे का उन लोग जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्होंने कोर्ट से समय मांगा है। हालांकि इन चीजों को लेकर अभी तक पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी में आया है कि ये जो तमाम पहलू हैं उनको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसके बाद शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर वन मुख्यालय को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वन मुख्यालय पर वन कर्मियों का आंदोलन जारी है। अरण्य भवन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 सूत्री मांगों को लेकर 25 साल से ये संघर्ष जारी है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेने की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धरना प्रदर्शन की। अरण्य भवन पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यालय पर वन कर्मियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। तो आपको बता दें, आज जयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। 15 सूत्रीय मांगे हैं इनकी और इनका कहना है कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। महारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।